कल मैंने आपको दिखाया था प्रधानमंत्री से मिलने उनके एक दोस्त आए थे, जिससे पाकिस्तान में खलबली मच गई। 105 मिनट में पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। कल एक मुलाकात हुई हिंदुस्तान में। वो मुलाकात यूएई के प्रेसिडेंट अल नहयान और पीएम मोदी के बीच थी। यह मुलाकात लगभग 105 मिनट हुई, लेकिन ये तस्वीरें पाकिस्तान में सबसे ज्यादा देखी गई। पाकिस्तान में हलचल मच गई कि आखिर क्यों यूएई के प्रेसिडेंट भारत पहुंचे, मोदी से आखिर क्यों मिल रहे हैं, मोदी से क्या बात कर रहे हैं, कौन सी बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी, खबर चलने लगी और इस पर डिबेट होने लगी। नहीं, तस्वीर देखिए अगली कि पीएम मोदी के साथ बड़ी और लंबी बातचीत हुई। आखिर क्या वजह थी, इस पर एक्सपर्ट भी बात कर रहे थे कि इस मुलाकात के मायने क्या है, ऐसी कौन सी जल्दबाजी थी, क्या वजह थी कि यूएई के चीफ आए, प्रेसिडेंट आए, मिले और रातों रात वापस भी चले गए। और यकीन मानिए एक बहुत बड़ी डील हुई। वो डील भारत और यूएई के बीच हुई और ये तस्वीरें पाकिस्तान को सबसे ज्यादा चुभ रही थी कि भारत ने एक मुस्लिम देश के साथ बड़ी डील कैसे कर ली। अब देखिए जरा कल हुआ क्या, 105 मिनट क्या और कौन सी बातचीत हुई है जिससे पाकिस्तान परेशान है। कल यूएई के राष्ट्रपति 2 घंटे के लिए भारत दौरे पर आए। मोहम्मद बिन जायद अल नहयान करीब 105 मिनट रुके। इसी दौरान मोदी और अल नहयान में बड़े समझौते हुए, लेकिन नहयान के दौरे से पाकिस्तान में परेशानी बढ़ गई, क्योंकि मोदी और यूएई प्रेसिडेंट की तस्वीरें पाकिस्तानियों को चुभ रही थी। तभी पाकिस्तानी आवाम और मीडिया में चर्चा शुरू हो गई। एक पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने शहबाज सरकार को फटकारा, कहा जैसे भारतीय पीएम और यूएई प्रेसिडेंट मिल रहे हैं। क्या आपने पाकिस्तानी नेतृत्व के साथ ऐसी तस्वीरें देखी हैं जब अरब के नेता ने फील्ड मार्शल का हाथ पकड़ा या सिर झुकाया हो? वैसे तो मरियम नवाज ने भी यूएई राष्ट्रपति का हाथ पकड़ा था, लेकिन वो तो जैसे बादशाह हाथ आगे करता है पकड़ लो वैसे पकड़ा था। दूसरे एक्सपर्ट कह रहे हैं भारत यूएई का रिश्ता नए दौर में जा रहा है। तीसरे एक्सपर्ट ने कहा यूएई प्रेसिडेंट पाक आए तो सीधे शिकार पर निकल गए थे। शहबाज उनसे जंगल में जाकर मिले, लेकिन भारत में वो डील कर रहे हैं। दरअसल इस दौर में और इस दौरे में भारत यूएई के बीच 9 बड़े समझौते हुए। भारत यूएई ने 6 साल में 18 लाख करोड़ के कारोबार का लक्ष्य रखा है। परमाणु ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुपर कंप्यूटर और अंतरिक्ष क्षेत्र में काम करेंगे। दोनों देश मिलकर साथ में हथियारों का भी निर्माण करेंगे। पाक के J-17 को लात मारकर यूएई भारत की ब्रह्मोस भी खरीद सकता है। यूएई के राष्ट्रपति की भारत यात्रा ऐसे वक्त हुई है जब पाकिस्तानी फील्ड मार्शल ने इस्लामी राग अलापा है। मुनीर ने कहा पाकिस्तान के बनने का मकसद पूरा होने वाला है। अल्लाह ने पाक को मकसद पूरा करने का ऐतिहासिक मौका दिया है। इस्लामिक देशों के बीच पाक का खास दर्जा है जो और बढ़ जाएगा, लेकिन भारत ने पाक को सबक सिखाने का प्लान बना लिया है। मोदी के यूएई प्रेसिडेंट के साथ पाक के इस्लामिक एजेंडे की काट निकाल ली है। पाक के मुस्लिम नेटो की हवा निकालने की स्क्रिप्ट लिख दी है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा सैन्य संगठन खड़ा करने की फिराक में है जो अमेरिका समेत 32 देशों के सैन्य संगठन नेटो जैसा होगा। इसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की शामिल होने वाले। ये तीनों बड़े मुस्लिम मुल्क हैं, इसलिए मुस्लिम नेटो भी इन्हें कहा जा रहा है। हालांकि इस त्रिकोणीय संगठन का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ, लेकिन पाक अपने फाइटर जेट का ढिंडोरा दुनिया में पीट रहा है, क्योंकि पाकिस्तान चीन की मदद से J-17 फाइटर बनाता है। इसी खोखले लड़ाकू विमान को कई देशों को बेचने का दावा कर रहा है वो, जिसमें सऊदी अरब, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, सूडान जैसे देश शामिल है। पाक ये खबरें प्लांट करवा रहा है कि उसके जेट की डिमांड दुनिया में बढ़ गई है। वो परमाणु के नाम पर भी मुस्लिम नेटो का खलीफा बनना चाहता है, क्योंकि 57 मुस्लिम मुल्कों में केवल पाक के पास ही परमाणु हथियार है। हालांकि परमाणु के नाम पर पैसा बटोरने वाले पाक की घेराबंदी हो गई है, क्योंकि भारत की ज्यादातर बड़े मुस्लिम मुल्कों से दोस्ती और मजबूत है। अब सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं भारतीय विदेश मंत्रालय। ये दौरा छोटा था,
लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। इस दौरान दोनों नेताओं की मौजूदगी में कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए और उनके दस्तावेजों का आदान प्रदान भी किया गया। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ आए प्रतिनिधि मंडल की संरचना से इस यात्रा के महत्व का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसमें अबू धाबी और दुबई दोनों के शाही परिवारों के सदस्य, साथ ही कई वरिष्ठ मंत्री और अधिकारी शामिल थे। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, दर्दनाक खबर है। कल जो खबर आई, जो इंजीनियर युवराज की मौत हो गई, उन सब के लिए सबक था जो रात के वक्त गाड़ी चलाते हैं। आजकल मौसम खराब है, धुंध ज्यादा होती है, जो ऐसे मौसम में गाड़ी चला रहे हैं उनके लिए भी बहुत हिला देने वाली खबर। युवराज को आखिर किसने मारा? अब सवाल बड़ा ये है, किसने मारा, जिम्मेदार असली कौन है, कैसे पहचाना जाएगा? युवराज की मौत हादसा था या फिर हत्या? आज वो गाड़ी निकाल ली गई जो पिछले लगभग 2 दिन से पड़ी हुई थी। उसे निकालने के लिए देखिए जरा, गोताखोर लगाए गए, ढूंढे जा रहे थे कि आखिर गाड़ी है कहां। कार निकालने की कवायद हो रही थी, ये कल से चल रही है, लेकिन हाथ खाली थे, कुछ नहीं मिल रहा था। लेकिन देर शाम ये गाड़ी क्रेन ने निकाली है। ये वही गाड़ी है जो युवराज चला रहे थे। इस गाड़ी को पानी से बाहर निकाला गया। गाड़ी सोचिए लगभग 2 से 2.5 दिन से पानी में पड़ी हुई थी, अब निकाली जा सकी है। दूसरी तरफ एसआईटी ने एक्शन शुरू कर दिया है। जो एसआईटी योगी ने बनाई है, एसआईटी आज उस ग्राउंड पर, उस साइट पर पहुंची जहां यह हादसा हुआ था। के अलावा यह तस्वीर आप देख रहे हैं, आज एसआईटी फिर नोएडा अथॉरिटी पहुंची, क्योंकि अथॉरिटी सबसे बड़ी जिम्मेदार है इस हादसे के लिए। अथॉरिटी में वहां पूछताछ की है एसआईटी ने। और उसके बाद एसआईटी ने एसडीआरएफ को भी बुलाया, क्योंकि एसडीआरएफ 2 दिन लगी रही और एसडीआरएफ को कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली। एसडीआरएफ की टीम को नोएडा अथॉरिटी के ही दफ्तर बुलाया गया था और अथॉरिटी के दफ्तर में पूछताछ की गई। पुलिस ने भी एक्शन दिखाने के लिए इस मामले में बिल्डर की गिरफ्तारी की है, और लेकिन नोएडा अथॉरिटी पर एक्शन नहीं हुआ। नोएडा अथॉरिटी पर कोई एफआईआर नहीं हुई। ये आप देख रहे हैं वो कार जिसे निकाला गया 2 दिन बाद। मृतक युवराज की कार को बरामद कर लिया गया। एनडीआरएफ की टीम ने 30 फीट गहरे गड्ढे से कार निकाली है। नोएडा अथॉरिटी और प्रशासन की टीम ने साइट पर मौजूद रही। नोएडा की डीएम और पुलिस कमिश्नर वहां मौजूद थी। इस बीच युवराज की मौत की एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है। एसआईटी की टीम आज हादसे वाली जगह पर पहुंची। एसआईटी की टीम ने आज नोएडा अथॉरिटी के दफ्तर पहुंची, पूछताछ की। एसआईटी ने अथॉरिटी के अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस बीच पुलिस ने मामले में पहली गिरफ्तारी की। बिल्डर अभय कुमार को अरेस्ट किया। कोर्ट ने अभय कुमार को 1 दिन के लिए जेल भेजा है। पुलिस ने 2 बिल्डर कंपनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। बिल्डर पर लापरवाही बरतने और बैरिकेडिंग न करवाने का आरोप लगा और रिफ्लेक्टर या चेतावनी बोर्ड न लगाने का आरोप है। इस बीच एनडीटीवी ने पड़ताल की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पता चला कि इसी जगह पर 2 जनवरी को भी हादसा हुआ था। नाले की दीवार से एक ट्रक की टक्कर हो गई थी। ट्रक ड्राइवर गुरविंदर को गंभीर चोट आई थी उस वक्त भी। अब सुनिए जरा